नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये हमारी नई कहानी चल रही है जिसका नाम है बेदर्दी दिल। दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है, तो कहानी को ज़रूर से भी अंत तक पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। रिया बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, उनकी हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखती थी। पूरे समय उनका अच्छे से ख्याल रखती, जैसे वे उसी के बच्चे हों। घर में सब भी खुश थे कि रिया ने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल ली थी। पर कपिल उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उनके बीच दूरियां कायम थी। रिया यह सोचकर कुछ नहीं कहती कि हो सकता है समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। अब शिवांश भी स्कूल जाने लगा था। बच्चों की परवरिश अच्छे से हो रही थी। कुछ समय बाद मिश्रा जी ने अपने बेटे प्रशांत की शादी भी कर दी। अब 2 महीने पहले ही प्रशांत के घर बेटे को जन्म हुआ था। रिया उसके नामकरण में गई थी। सब बहुत खुश थे। धूमधाम से उसका नामकरण संस्कार हुआ था। नामकरण के बाद रिया बच्चों के साथ वापस अपने घर आ गई। जब से वह वापस आई थी, तब से उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह हर समय कुछ सोच विचार करती रहती थी, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह जो सोच रही थी वह सही था या नहीं। वह इस बारे में किससे बात करे, उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने बहुत सोचा। उसे अपनी हर बात हर तरह से ठीक लग रही थी। वह भी तो एक औरत थी, उसकी भी कुछ इच्छाएं थी। उसने अपने भविष्य को इन सब इच्छाओं पर कुर्बान कर दिया था। सबकी बातों का मान रखा था। अब उसके दिल में कुछ चाहत उठ रही थी, तो वह गलत कैसे हो सकती है। उसे लग रहा था सब उसकी बात समझेंगे और उसका साथ देंगे। वह किससे राय ले कि जो जज्बात उसके दिल में जग रहे थे, क्या वो सही है, क्या वो उचित होगा। रिया इन्हीं विचारों में उलझी हुई घर के सारे काम कर रही थी और सोच रही थी कि वह कपिल से इस बारे में बात कर ले। वे इतने समय से उनके साथ हैं, सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही है, बच्चे भी खुश हैं। उसने अपने सपनों का गला घोट कर इस घर को संवारा है। अब अगर उसके दिल में कोई बात आई है, तो उसका भी तो हक है वह अपने दिल की बात कपिल को बताए। उसे पूरी उम्मीद थी कि कपिल उसे अवश्य समझेगा। वह कुछ अनुचित भी तो नहीं सोच रही है। यह तो हर स्त्री का हक है। और उसने आज सोच लिया था कि वह आज कपिल से इस बारे में बात अवश्य करेगी। रात में ही जब सारे घर वाले सो गए, तो रिया ने कपिल से बात करने के बारे में सोचा। रिया ने कपिल से कहा, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, दोनों स्कूल जाते हैं, इनकी परवरिश अच्छे से हो रही है, तो उसकी इच्छा है कि उसका भी एक बच्चा हो। वो खुद भी माँ बनना चाहती है। रिया की ये बात सुनकर कपिल उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसने पता नहीं उससे क्या कह दिया हो। और कपिल ने रिया से कहा, ये तुम्हारे मन में माँ बनने की बात कहाँ से आ गई। रिया बोली, यह मेरी इच्छा है। मैं भी अपने अंदर एक जीवन को बढ़ते हुए महसूस करना चाहती हूँ। कहते हैं, जब तक एक स्त्री माँ नहीं बनती, वह पूरी नहीं होती है। तब कपिल बोला, तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो सही, और बच्चा क्यों चाहिए। 2 बच्चे पर्याप्त हैं अब, और बच्चा नहीं चाहिए। और फिर वो सो गया। रिया कुछ उदास हो गई, फिर सोचने लगी। आज उसने कपिल से पहली बार बात की है। उसे सोचने के लिए कुछ समय देना चाहिए। कुछ दिनों बाद वह फिर से बात करेगी। कुछ दिनों बाद रिया ने कपिल से फिर पूछा, आपने क्या सोचा। कपिल बोला, किस बारे में। रिया बोली, बच्चों के बारे में। कपिल बोला, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं तीसरा बच्चा नहीं चाहता हूँ। रिया ने उसे समझाने की कोशिश की कि बच्चे हैं, पर वह एक बार खुद माँ बनना चाहती है, माँ बनने के एहसास को जीना चाहती है। कपिल बोला, इससे बच्चों की परवरिश में फर्क पड़ेगा। रिया ने कहा, नहीं पड़ेगा। बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं, वह अपना काम खुद कर सकते हैं, और देखने के लिए मम्मी पापा भी तो हैं।
वो सब संभाल लेंगे। कपिल ने कहा, बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो खुद को खुद संभाल सके। अभी वो छोटे हैं। मम्मी पापा की भी उम्र हो रही है, वे अब ये सब नहीं संभाल सकते हैं। तुम्हें ये बच्चे वाली बात भूलकर शिवांश और शिवन्या की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने उनके खातिर ही तुमसे शादी की है। मैं अब और बच्चों के झमेले में नहीं पड़ना चाहता हूँ। रिया ने कपिल को समझाने के लिए कहा, कोई झमेला नहीं होगा, मैं सब संभाल लूँगी। बच्चे अब समझदार हो गए हैं। इस बच्चे के आने से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर कपिल को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोला, होगी परेशानी, क्यों नहीं होगी? मुझे होगी, बच्चों को होगी, मम्मी पापा को होगी। इस घर को कौन संभालेगा? बच्चों को कौन देखेगा? तुम्हारे ऊपर एक और जिम्मेदारी आ जाएगी। और कहीं तुम्हारा बच्चा हो जाने के बाद तुम अगर मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखने लगी तो? रिया बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। इस बात का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कपिल गुस्से में बोला, पड़ेगा। तुम फिर सिर्फ अपने बच्चे को ही प्यार करोगी, मेरे बच्चे को इस तरह प्यार नहीं करोगी, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगी। ये तुम्हारा अपना बच्चा होगा और ये दोनों सौतेले। कपिल के मुंह से सौतेला शब्द सुनते ही रिया के ऊपर जैसे घड़ों पानी पड़ गया हो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कपिल कह रहा है, जो रात दिन देखता है कि वे बच्चों को कितना प्यार करती है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह उनके बच्चे नहीं हैं। रिया ने रोते हुए कपिल से पूछा, आप ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में? मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ, ये जानकर भी? कपिल बोला, हाँ, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ यह सब तब तक है जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं है। एक बार तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, फिर सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं रहेगा। फिर तुम्हारे अंदर अपना और सौतेले का भाव आ जाएगा। पर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपने बच्चों को तुम्हारे सौतेलेपन का शिकार नहीं होने दूंगा। इसलिए इस घर में अब कोई बच्चा नहीं आएगा। ये बात तुम अच्छे से समझ लो। दोबारा इस तरह की बात मैं सुनना भी पसंद नहीं करूँगा। और फिर वहाँ से चला गया। आज पहली बार रिया को लगा कि उसके अंदर कुछ दरक सा गया है, कुछ छूट गया है। उसे इस घर में सिर्फ बच्चों की आया बनाकर लाया गया है। उसका इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। उसका सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा और फिर दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया जाएगा। वह अभी तक किस गलतफहमी में जी रही थी। कठोर धरातल पर तो वह आज उतरी है। यहीं से रिया के टूटने की शुरुआत होती है और उसके दर्द का सफ़र भी। कपिल ने जब रिया से बच्चों के लिए मना कर दिया तो रिया को बहुत बुरा लगा। पर उसको बच्चों के लिए मना करने से ज़्यादा बुरा इस बात का लगता है कि कपिल ने उसे बच्चों की सौतेली माँ कहकर उसका अपमान किया था और कहा कि वह अपना बच्चा हो जाने पर वह उसके बच्चों का ख्याल नहीं रखेगी। आज पहली बार कपिल की बातों से रिया अंदर से टूट गई थी। वह सोच रही थी कि दुनिया कितनी स्वार्थी है, जिसके लिए उसने अपने सपनों का गला घोट दिया, अपना सब कुछ त्याग कर दिया। आज उन्होंने ही उसे पराया बना दिया। जिन बच्चों को वह अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है, आज उसे उन्हीं बच्चों की सौतेली माँ करार दिया गया। उसके प्यार और त्याग का ऐसा सिला दिया इन लोगों ने। अब तो रिया अपने को ठगा सा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था उसके दोनों हाथ खाली हैं। उसने कपिल से सपने में भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। कहते हैं कि जब उम्मीद टूटती है तो इंसान भी टूटने लगता है। रिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। वह किसी तरह अपने को संभालने की कोशिश कर रही थी और बच्चों की देखभाल कर रही थी। पर अब वह उदास रहने लगी थी। रिया अब हर समय उदास रहती, ना किसी से बात करती, बस चुपचाप अपना काम करती रहती। कुछ दिनों तक तो उसके सास ससुर उसे देखते रहे। फिर उन्होंने एक दिन रिया से बात करने के बारे में सोचा। दिन में जब कपिल ऑफिस गया था
और बच्चे स्कूल। तब उसकी सास ने उससे पूछा, रिया, क्या बात है? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, तुम कुछ उदास उदास सी रहती हो। किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता है। रिया ने पहले टालने की कोशिश की, पर उनके जोर देने पर उसने उन्हें अपनी इच्छा बताई। तो सास ने पूछा, तो फिर कपिल ने क्या कहा? रिया ने कहा कि मैंने उन्हें बताया, पर कपिल बच्चों के लिए राजी नहीं है। फिर रिया ने यह सोचकर कि मम्मी पापा बड़े हैं, वह उसकी बात समझेंगे, हो सकता है कपिल से इस बारे में बात कर लें। उन्हें अपने और कपिल के बीच हुई सारी बातें विस्तार से बता दी। रिया को तब बहुत आश्चर्य हुआ जब उन लोगों ने भी रिया से ये कहा कि कपिल ठीक ही तो कह रहा है, अगर तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो तुम उसके बच्चों पर ध्यान नहीं दोगी। तो रिया बोली, वह मेरे भी तो बच्चे हैं, मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह ही तो पाला है, प्यार किया है। मैंने बच्चों की खातिर ही इस शादी के लिए हाँ करी है। सास ससुर उससे बोले, तो तुम अब भी उनकी माँ बनी रहो। तुम्हें मना किसने किया है? तुम तो अपने बच्चे की जिद लेकर बैठ गई हो और इन बच्चों की सौतेली माँ बनने पर अड़ गई हो। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि अपना बच्चा हो जाने पर एक औरत का मन बदल जाता है और वह अपने पति की पहली पत्नी के बच्चों को पसंद नहीं करती है और उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार हो। इसलिए तुम बच्चे की बात अपने दिमाग से निकाल दो और इन्हीं को अपने बच्चे समझो। रिया को आज बहुत आश्चर्य हो रहा था कि बाकी लोग तो ठीक है, पर उसकी सासू माँ एक औरत होकर भी उसकी बात और उसके दर्द को नहीं समझ सकी, तो वह औरों से क्या ही उम्मीद रख सकती है। आज रिया अंदर से बहुत टूट गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह इस संसार में अकेली है, उसका कोई अपना नहीं है। रिया ने जब अपनी माँ को ये सारी बातें बताई तो वह भी रिया को समझाने लगी कि जब दो बच्चे हैं तो फिर और बच्चे की क्या आवश्यकता है। तुम शिवांश और शिवन्या को ही अपना मानो और उनकी परवरिश में अपना ध्यान दो। रिया ने निराश मन में कहा, माँ, वह मेरे अपने बच्चे नहीं हैं। मैं उन्हें कितना भी अपना समझूं, पर सब उन्हें मेरे सौतेले बच्चे ही कहेंगे। माँ ने उसे समझाने के लिए कहा, ऐसा नहीं है। तो रिया बोली, ऐसा ही है माँ, और फ़ोन रख दिया। उस दिन के बाद रिया हर समय उदास रहती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। अकेलेपन का एहसास उसे अंदर से खोखला करता जा रहा था। वह भले ही बाहर से सबको ठीक दिखाई देती, पर अंदर से वह बहुत पीड़ा में थी। कोई उसकी पीड़ा समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा था। पर रिया की वेदना निरंतर बढ़ती जा रही थी। वह किसी से कुछ कह नहीं सकती थी और सारी पीड़ा अपने अंदर समेटे हुए बच्चों की देखभाल करने की कोशिश करने में लगी रहती। पर कब तक वह अपनी वेदना को दबा सकती थी? एक ना एक दिन तो उसे बाहर आना ही था, और फिर ऐसा ही हुआ। रिया धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्वस्थ होती गई। जब सास ससुर ने भी रिया की बात नहीं मानी तो रिया बहुत टूट गई थी। उसे इस बात का ज़्यादा बुरा लगता था कि अगर वह बच्चा नहीं चाहते थे, कोई बात नहीं, पर उन्हें शिवन्या और शिवांश की सौतेली माँ बोलकर उन्होंने उसकी ममता का अपमान किया था। रिया ने तो शिवन्या और शिवांश को हमेशा अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया था। फिर घर वालों के मन में सौतेले जैसी बात कैसे आ गई थी? रिया अब बहुत बेचैन हो गई और अंदर ही अंदर टूट भी गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्या मांग लिया था जो सब उससे इस तरह बात करने लगे और उसे बिना किसी गलती के कटघरे में खड़ा कर दिया था। रिया को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा था कि उसकी सासू माँ, जो खुद एक औरत होकर भी उसके दर्द को नहीं समझ पा रही थी। वह सोचने लगी, मैंने बेकार में ही सबसे अपने दिल की बात कह दी। रिया अब अंदर ही अंदर घुटने लगी थी, क्योंकि वह अपने को एकदम अकेला महसूस करने लगी थी। किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया था, यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता ने भी उसे नहीं समझा। फिर भी रिया अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाने की कोशिश कर रही थी।
वे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होने देना चाहती थी। वह सोचती थी कि इस सब में बच्चों का क्या दोष है, वह तो उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये सारी बातें होने के बाद से रिया देखने लगी कि जब से रिया ने बच्चे की बात की है, घर का माहौल कुछ कुछ बदलने लगा है। अभी तक तो ना कभी कपिल ने ना उसके माता पिता ने कभी उससे कोई शिकायत नहीं करी, ना ही किसी बात पर उसे कभी टोका था। वह सारा काम बहुत अच्छे से करती थी, उससे सब बहुत खुश दिखाई देते थे। पर उस दिन के बाद से सब उसे शक की निगाहों से देखने लगे थे। अब कपिल और उसके मम्मी पापा उस पर नज़र रखने लगे। वे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, उन्हें कैसे खाना खिलाती है, कैसे पढ़ाती है, उसकी बात पर अब नज़र रखी जाती। रिया यह सब देखकर बहुत विचलित हो जाती थी। वे समझ नहीं पा रही थी सब लोगों को क्या हो गया है। जो सास ससुर पहले बच्चों की किसी भी बात में दखल नहीं देते थे, अब हर बात पर अपनी राय देने लगे। हर समय बच्चों के आसपास ही रहते, उन्हें हमेशा अपने साथ ही रखने लगे और रिया कभी बच्चों से कुछ कह भी देती तो तुरंत उसे टोक देते। उनकी ऐसी बात सुनकर बच्चे भी रिया की बात पर कम ध्यान देने लगे। रिया अगर पढ़ाई के लिए बच्चों पर सख्ती करती तो सास ससुर तुरंत उसे रोक देते और बच्चों को अपने साथ ले जाते। घर का ऐसा माहौल देखकर अब बच्चे रिया की कोई बात नहीं सुनते। अगर वह बच्चों को कुछ कहती, गलती पर डांटती तो तुरंत सास ससुर उसे मना कर देते और उस पर गुस्सा होते। ये सब देखकर बच्चे दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगे थे। पहले स्कूल से आने पर वह रिया के आसपास घूमते रहते और स्कूल की सारी बातें उसे बताते। उन्होंने स्कूल में क्या किया, किसकी मस्ती करी, कितनी मस्ती करी, सब कुछ रिया को बताते थे। अब वह स्कूल से घर वापस आकर रिया के पास आना तो दूर, अब रिया से बात भी नहीं करते थे। बच्चे स्कूल से आकर सीधे अपने दादा दादी के कमरे में चले जाते। अब वे खाना भी उन्हीं के साथ खाते, पूरे समय उन्हीं के साथ रहते। रिया यह सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी और बच्चे बिगड़ते जा रहे थे। इस सब का उनकी पढ़ाई पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। घर में पूरे दिन जो कुछ भी होता वो सारी बातें शाम को नमक मिर्च के साथ कपिल को बता दी जाती और उससे कहा जाता कि अब वह पहले की तरह बच्चों से प्यार नहीं करती है। रिया ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु वे कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। घर में जो कुछ भी होता उसके लिए रिया को ही दोषी ठहराया जाता। रिया यह समझने में असमर्थ थी कि उसकी गलती कहाँ है। उसने तो पूरी ईमानदारी से अपने सारे फर्ज निभाए थे। उसे किस गुनाह की सजा दी जा रही थी। घर का माहौल खराब होता जा रहा था, बच्चे पढ़ाई में पिछड़ने लगे। रिया जी जान से कोशिश कर रही थी कि सब ठीक हो जाए, पर नहीं, हालात बिगड़ते ही जा रहे थे। बच्चों की परीक्षा आने वाली थी। रिया अपनी सारी बातें भुलाकर बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, पर बच्चे उसकी बात नहीं सुनते थे। उससे हर बात पर बहस करते थे। वह कुछ कहती तो उसे पलटकर जवाब दे देते। रिया समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसे समझाए कि वो बिगड़ रहे हैं। उसने उनके लिए अपने सपनों का गला घोटा था। वह उन्हें इस तरह गलत व्यवहार करते हुए नहीं देख सकती थी जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो जाए। ऐसे में एक दिन जब बच्चों की परीक्षा चल रही थी, अगले दिन शिवन्या की गणित की परीक्षा थी। रिया ने शिवन्या से पढ़ाई करने को कहा। शिवन्या कंप्यूटर पर कोई गेम खेल रही थी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। रिया ने फिर उससे पढ़ाई करने के लिए कहा, पर वह फिर खेलती रही। जब बहुत देर तक भी वह पढ़ाई करने नहीं गई और खेलती रही तो रिया ने उसे डांट लगाई। तब कपिल भी वहीं पर बैठा था। रिया की डांट सुनकर शिवन्या पढ़ने जाने की बजाय रिया से बदतमीजी से बात करने लगी। सब लोग वहीं पर थे, किसी ने भी शिवन्या को रोका नहीं। रिया से यह देखा नहीं गया। उसने गुस्से में शिवन्या को एक थप्पड़ मार दिया तो कपिल ने आव देखा न ताव और चटाक से रिया के मुंह पर भी एक थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोला, रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ उठाने की? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ,
पर यह नहीं कि कोई मेरे बच्चों पर इस तरह से हाथ उठाए। रिया बोली, तुम्हारे बच्चे? कपिल बोला, हाँ मेरे बच्चे। तुमने तो कभी इन्हें अपना समझा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें तो अपना बच्चा चाहिए था। कपिल की ये बात सुनकर रिया को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई हो और वह अंधकार भरे धरातल से में समाती चली जा रही है। रिया कपिल को देखती रह जाती है। उसे कपिल से ऐसे व्यवहार की कतई उम्मीद नहीं थी। रिया चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है कि मैंने इन बच्चों के खातिर अपने भविष्य का गला घोट दिया। इतने प्यार से इनकी परवरिश की, क्या मेरा इन पर इतना भी हक नहीं है? मैंने क्या गलत किया? उसकी गलती पर उसे एक थप्पड़ ही तो मारा था। अगर आज दीदी जिंदा होती तो क्या वह शिवन्या को ऐसे बदतमीजी करने देती? वे भी तो शिवन्या को डांटती। तब भी क्या कपिल उसे भी थप्पड़ मार देते? नहीं ना। दीदी उनकी माँ थी और वह उसके बच्चे, वह तो उनकी सौतेली माँ थी। बच्चों को कितना ही प्यार से देखभाल करने के बाद भी सब उसे यही तो कह रहे थे कि वह उनकी सौतेली माँ है। रिया को आज पहली बार अपने फैसले पर दुख हो रहा था। रिया के मन में यह बात बैठ गई थी कि वह इन बच्चों की माँ कभी नहीं बन सकती। चाहे वह कुछ भी कर ले, उसकी इस घर में एक नौकरानी से ज़्यादा कोई इज्जत नहीं है। धीरे धीरे रिया के मन में ये बात गहराई से बैठने लगी। वह अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। कोई उससे ठीक से बात नहीं करता। बच्चे तो अब उसके पास आते भी नहीं थे, अपने दादा दादी के पास ही रहते थे। रिया फिर भी सारी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि किससे अपने दिल की बात कहे, कौन उसे समझेगा। ऐसे में उसे रितेश की याद आ जाती और फिर वह अपराध बोध से घिर जाती कि उसने उसके साथ अन्याय किया था, उसी की सजा उसे मिल रही है। ये सारी बातें रिया को बेचैन करने लगी। रिया बाहर से तो सामान्य दिख रही थी, पर अंदर से वह टूटती जा रही थी। उसे अब यह एहसास होने लगा था कि वह बिल्कुल अकेली है। ये सारी बातें उसे अंदर से दीमक की तरह चाटती गई। अब उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। कभी गैस पर दूध रखकर कहीं खो जाती, दूध पूरा उबल कर फैल जाता। कभी सब्जी रखकर भूल जाती और जब जलने की बदबू आती तब उसे होश आता। धीरे धीरे ये छोटी छोटी गलतियां बड़ी होती गई। अब वह दिन भर सास ससुर की डांट खाती रहती। अब वह ज़्यादातर अकेले में बैठकर बस शून्य को ताकती रहती। घर के बाकी सदस्यों को उसकी ऐसी हालत से कोई मतलब नहीं था। अब वह कोई काम ठीक से नहीं कर पाती तो दिन भर ताने सुनती रहती। रिया की हालत ऐसी हो रही थी, उसे कोई कुछ भी कह देता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती। रिया की ऐसी हालत होते ही घर में काम की परेशानी होने लगी, तो घर में काम के लिए पूरे समय के लिए एक नौकर रख लिया गया। वही घर का कामकाज करता था। रिया को खाना भी वह उसके कमरे में दे देता। घर के बाकी लोग तो उस कमरे में जाते भी नहीं थे। रिया पूरी तरह अवसाद से घिर चुकी थी। वह अवसाद के अंधेरे गर्त में डूबती चली जा रही थी। रिया पूरी तरह से मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई थी। ऐसी हालत में वह एक दिन बाथरूम में गिर गई। रिया के सर पर बहुत चोट आई थी। तब उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने इलाज के दौरान महसूस किया कि रिया मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। डॉक्टर ने कपिल से इस बारे में बात की। पहले तो कपिल टालने के मूड में रहा। डॉक्टर के जोर देने पर उसने रिया के बारे में डॉक्टर को सारी बात बता दी। तब उस डॉक्टर ने कपिल को सुझाव दिया कि हालत और बिगड़े उससे पहले वे रिया को किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखा ले, वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर उस डॉक्टर ने कपिल को एक मनोचिकित्सक का कार्ड दिया और कहा कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम रिया को एक बार वहाँ दिखा लो। अगर तुम चाहो तो रिया को कुछ दिन वहाँ छोड़ भी सकते हो, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। कपिल रिया को लेकर घर वापस आ गया।
उसने घर में सबको डॉक्टर द्वारा बताई गई सारी बात बता दी। सब लोग रिया को मनोचिकित्सक को दिखाने को राजी हो गए और कपिल से बोले, रोज उसे वहाँ कौन लेकर जाएगा, तुम उनकी वहीं रहने की व्यवस्था कर देना। वैसे भी तो ये पागल सी ही है, कुछ काम भी नहीं करती है, कुछ दिनों के लिए इससे छुटकारा मिल जाएगा। रिया पागल नहीं थी, बल्कि मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। वह सारे लोगों की बात सुनती रहती थी। सबकी बातें सुनकर उसे बहुत पीड़ा होती थी और उसका दर्द बढ़ता ही जाता था, पर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता था। ऐसा लगता था जैसे वह बोलना ही भूल गई हो। सब लोगों की बात सुनकर कपिल भी सोचने लगा, ठीक ही है, इसे कुछ दिन वहीं रहने देते हैं ताकि घर में शांति रहे। फिर उसने अगले दिन मनोचिकित्सक से रिया के लिए समय ले लिया। कपिल रिया को लेकर मनोचिकित्सक के पास जाने लगा तो सब बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि चलो बला टली। पर रिया जाना नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि कोई उसे रोक लेता, उसके दिल की बात समझता, पर घर में तो उससे किसी को कोई मतलब ही नहीं था। सब उससे छुटकारा पाना चाहते थे। ऐसे समय में रिया किस वेदना से गुजर रही थी, इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की। रिया कई बार अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बारे में भी सोच चुकी थी, पर उसे कभी ऐसा करने का अवसर नहीं मिला। रिया इस सारे झंझावतों के साथ कब मनोचिकित्सक के यहाँ पहुँच गई, उसे पता ही नहीं चला। जब कपिल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उससे कहा, रिया उतरो, हम पहुँच गए हैं, तब उसे होश आया। कपिल की आवाज़ सुनकर जब रिया ने बाहर देखा तो वह मनोचिकित्सक के क्लिनिक के बाहर पहुँच चुके थे। रिया गाड़ी से उतरकर कपिल के पीछे पीछे चल दी। जब वे मनोचिकित्सक के पास पहुँचे तो मनोचिकित्सक कपिल से पूछने लगी कि उसकी ऐसी हालत कब से है। तो कपिल ने उनसे झूठ बोला कि जब से शादी हुई है तब से ही ये अस्वस्थ हैं। पहले कुछ कम थी, घर बच्चों पर थोड़ा बहुत ध्यान दे देती थी, अब तो इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। किसी बात का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। जो व्यक्ति घर पर रहते हैं, घर पर रह कर के कुछ काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, लर्निंग प्लस अर्निंग। अगर दोस्तों आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहते हैं, घर पर रहकर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, ये किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि एक दिन मैंने पोस्ट डाली थी तो आप में से किसी ने कहा था कि ये फ्रॉड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी का पार्ट मैं खुद भी हूँ। किसी को भी अर्निंग की अगर आवश्यकता हो, चाहे भले ही वो जॉब में हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, बस उसे मोबाइल की नॉलेज हो, थोड़ा सा, ज़्यादा की नहीं, थोड़ी सी ज़रूरत नॉलेज होनी चाहिए बस, तो वो मुझे मैसेज तो नहीं कर पाएगा। वो व्हाट्सएप चैनल पर चला जाए, वहाँ पे मैं पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। अगर वहाँ पे मेंबर्स बढ़ते हुए दिखते हैं तो मैं पर्सनली आपको नंबर दूँगी, मेरे पर्सनल, जिसमें आप मुझसे बात कर पाएंगे, या फिर आप मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। और मेल आईडी आप मेरे अकाउंट में जा कर के, इस चैनल के अकाउंट में जा कर के चेक करेंगे तो नीचे मेरी मेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ से भी मुझे मेल कर सकते हैं ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूँ। दोस्तों, वहाँ आप अपना फ़ोन नंबर छोड़ना आपको पड़ेगा, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी खुद। और जो मैं बता रही हूँ इसमें आपको एफिलिएट पार्टनर बनाया जाएगा कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स सेल आउट करने होंगे, जिसका प्रॉफिट कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा, और वो परसेंटेज अप टू 40% तक है। जो भी इस अपॉर्चुनिटी में जुड़ना चाहता है वो या तो इस वीडियो के नीचे भी अपना मोबाइल नंबर छोड़ सकता है। अगर आपको सही लगे, आपको अपनी प्राइवेसी लगे, तो मुझे उसकी प्राइवेसी की गारंटी मेरी नहीं है। अगर आप मुझे मेल करते हैं या मेरे व्हाट्सएप चैनल से कनेक्ट करते हैं तो प्राइवेसी की गारंटी मेरी है। अदरवाइज़ आप अपने रिस्क पर इसके नीचे व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं, जिससे मैं आपको कनेक्ट कर सकूँ। तो दोस्तों, यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको पूरे डिटेल में एक वीडियो बना करके आपको शेयर कर सकती हूँ। चलिए दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।